सभी को नमस्कार, मेरा नाम अभिषेक है और आप देख रहे हैं 7 अगस्त के करंट अफ़ेयर को। आइए शुरुआत करते हैं अपने पहले महत्वपूर्ण करंट अफ़ेयर के साथ, जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। चाहे आप लिखित परीक्षा दे रहे हों, चाहे आप वन लाइनर पेपर दे रहे हों, सभी के लिए ये इम्पोर्टेंट है। तो आइए बढ़ते हैं पहले न्यूज़ पर। तो ऑस्ट्रेलिया और जापान ने साइन किया है अपना लार्जेस्ट एवर डिफेंस डील, जहाँ पर ऑस्ट्रेलिया जापान से एक्वायर करेगा 11 एडवांस स्टेल्थ फ्रिगेट्स। स्टेल्थ यानी कि ऐसा जहाज या फिर फ्रिगेट जो रडार के अंतर्गत नहीं आएगा, यानी दुश्मन अगर रडार के घेरे में भी देखना चाहेगा तो वो उसे दिखाई नहीं देगा। ऐसी टेक्नोलॉजी स्टेल्थ टेक्नोलॉजी कहलाती है। वहीं अगर फ्रिगेट्स की बात करें तो फ्रिगेट्स इसेंशियल मल्टीफंक्शनल वारशिप होते हैं, जो डिज़ाइन किए जाते हैं एंटी एयर, एंटी सब सरफेस और एंटी सबमरीन वारफेयर के लिए। अब इस डील में क्या-क्या हुआ है ये भी जान लीजिए। तो ऑस्ट्रेलिया ने साइन किया है अपना लार्जेस्ट एवर डिफेंस एक्सपोर्ट डील, जहाँ पर जापान से वो प्रोक्योर करेगा 11 एडवांस्ड मोगामी क्लास स्टेल्थ फ्रिगेट्स। याद रखिएगा ये नाम मोगामी क्लास, यानी कि ये बिल्कुल सही है। अब दूसरा जो डील है वो वैल्यूड करता है ऑस्ट्रेलियन डॉलर में 10 बिलियन का, यानी यहाँ पर आपको एक और चीज़ पता चल गया कि ऑस्ट्रेलिया की करेंसी डॉलर है। 10 बिलियन का होगा और जापान का पहला मेजर ये वारशिप एक्सपोर्ट है वर्ल्ड वार द्वितीय के बाद, ये भी बिल्कुल सही है। अब जितने फ्रिगेट्स हैं वो एंटायरली बिल्ड किए जाएँगे जापान में और 2032 तक डिलीवर कर दिया जाएगा अंडर सी 3000 प्रोग्राम। नहीं, ये गलत हो जाएगा क्योंकि शुरुआत में जापान में केवल 3 शिप बनाए जाएँगे, बाकी के 8 शिप ऑस्ट्रेलिया द्वारा बनाया जाएगा जापान की मदद से। अब जो मोगामी क्लास स्टेल्थ फ्रिगेट्स है वो ऑफ़र करता है सुपीरियर मिसाइल कैपेसिटी को, जहाँ पर 32 वर्टिकल लॉन्च सिस्टम लगे हुए हैं और साथ ही साथ ऑपरेट कर सकता है ये ऑस्ट्रेलिया के क्रू को भी, जिसमें एएनजेडएसी क्लास शिप होगा। ये भी बिल्कुल सही है। अब ये जो डिफेंस कोऑपरेशन है वो स्ट्रेंथन करेगा इंडो पैसिफिक स्ट्रेटेजी को और साथ ही साथ कॉम्प्लीमेंट करेगा ऑस्ट्रेलिया के कमिटमेंट को जो ऑकस और क्वाड के संबंध में है। यानी कि ये भी बिल्कुल सही जवाब है। यानी कि तीसरा गलत हो गया, 1, 2, 4, 5 इस सवाल का बिल्कुल सही उत्तर है। आइए, अब जानते हैं ऑस्ट्रेलिया से संबंधित और क्या-क्या आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। आपसे पूछा जा सकता है कि वार्म करंट जो पैसिफिक ओशियन में है, ये ओशियन करंट इनमें से कौन-सा है? तो ये आपको याद रखना है कि इस सवाल का जवाब हो जाएगा ईस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट। अब आइए बढ़ते हैं अपने दूसरे जो क्वेश्चन है, मूरे डार्लिंग रिवर जो अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है, ये कहाँ पर स्थित है? तो निश्चित रूप से ऑस्ट्रेलिया में ये सिचुएटेड है। अब इंडिया हैज़ साइन्ड अ सिविल न्यूक्लियर कॉर्पोरेशन एग्रीमेंट, तो ये ऑस्ट्रेलिया के साथ किया गया है। क्वाड आपको पता है इंडिया, यूनाइटेड स्टेट्स, जापान और ऑस्ट्रेलिया है। वहीं अगर ग्रेट बैरियर रीफ की बात करें तो एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट है जो कि थ्रेटेंड है क्लाइमेट चेंज के थ्रू। ये किस कोस्ट पर लोकेटेड है? ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड में लोकेटेड है। ये भी सवाल आपसे पूछा गया है। यानी ये जितने भी सवाल हैं आपके परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। अब ऑकस क्या है? तो ऑकस से संबंधित आपको याद रखना है। कुछ ही दिन पहले ये न्यूज़ में था, जहाँ पर मैंने बताया था कि ऑकस एक ट्राइलैटरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप है, जिसमें कि ऑस्ट्रेलिया, यूके और यूएसए शामिल हैं। तो यानी कि ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा। वहीं अगर आपसे पूछा जाएगा कि इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क का इनमें से कौन-सा पार्ट नहीं है? तो याद रखिएगा आप इंडिया है, ऑस्ट्रेलिया है और जापान है, चाइना नहीं है, यानी इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। वहीं आपसे पूछा गया है कि कौन-सा कंट्री जो लिथियम में रिच है, वो कोलैबोरेट करेगा क्रिटिकल मिनरल्स पे। कुछ ही दिन पहले मैंने पढ़ा है, अगर आप पीछे की वीडियोज़ को नहीं देख रहे हैं, तो उनको देखते हुए आइए ताकि आपकी एक अच्छी समझ विकसित हो सके, ताकि आप एग्ज़ाम को पास कर सकें। इस सवाल का भी जवाब हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। जो ब्लैक समर वाइल्ड फायर है 2019-20 में, अब तो ये नहीं पूछा जाएगा, ये भी ऑस्ट्रेलिया में ही हुआ था। जब उस समय हुआ था तो सवाल पूछा गया था। अब इंडो पैसिफिक स्ट्रैटेजी का एम क्या है? तो ज़ाहिर-सी बात है चाइना को काउंटर करना है। अब ऑस्ट्रेलिया के पीएम का नाम भी जान लीजिए, तो ऑस्ट्रेलिया के पीएम है एंथोनी एल्बनीज़ और वहीं ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है कैनबरा। करेंसी की बात करें तो डॉलर है। वहीं ऑस्ट्रेलिया एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क देश है, यानी कि वहाँ पर आज भी राजा का शासन है और वो कौन है? चार्ल्स 3 हैं, यानी इंग्लैंड के राजा। आपको बता दें कि कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क का मतलब होता है जहाँ पर राजा का भी शासन हो और साथ ही साथ कॉन्स्टिट्यूशन भी लागू हो, जैसे इंग्लैंड में है। और इंग्लैंड के राजा ही ऑस्ट्रेलिया के राजा हैं, यानी कि चार्ल्स 3 उनका नाम है। यहाँ पर ये भी सवाल आपसे पूछा जा सकता है। अब बढ़ते हैं आगे। अब अगला जो है, जापान से क्या-क्या सवाल बन सकता है? तो सबसे पहले तो जापान का दूसरा नाम क्या है? तो निप्पॉन कहा जाता है। वहीं इसका कैपिटल क्या है? टोक्यो है।
यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं फूमियो किशिदा, एम्परर हैं नारुहितो और करेंसी है येन। अब अगर इसके मेजर आइलैंड्स की बात करें तो होंशु, होक्काइडो, क्यूशु और शिकोकू। कई बार अच्छे परीक्षाओं में ये सवाल पूछा गया है। यहाँ पर होंशु सबसे बड़ा है और शिकोकू सबसे छोटा है। अब अगर बात करें कि जापान के लेजिस्लेचर को क्या कहा जाता है, तो ये भी सवाल आपके परीक्षाओं में कई बार पूछा गया है, जिसे डाइट कहा जाता है। अब अगर हाईएस्ट पीक की बात की जाए, ये भी सवाल आपके परीक्षा में पूछा गया है, जो कि माउंट फूजी है 3776 मीटर का। अब अगर इंडिया जापान रिलेशनशिप की बात करें तो भारत इस जापान का स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, एक्टिस पॉलिसी, सिविल न्यूक्लियर डील और साथ ही साथ क्वाड मेंबर्स में। अब अगर मेंबरशिप की बात करें तो जापान G7 में है, G20 में है, क्वाड में है, IPEF, ADB, OECD और CPTPP में है। अगर टेक्नोलॉजिकल एज की बात करें तो कुछ ही दिन पहले मैंने बुलेट ट्रेन के बारे में बताया था और शिनकानसेन, जिससे इस साल सवाल निश्चित बनेगा, जो E10 शिनकानसेन जो बुलेट ट्रेन है वो भारत में ही लॉन्च किया जाएगा जापान के द्वारा। अब साथ ही साथ स्पेस एजेंसी की बात करें तो जापान की स्पेस एजेंसी का नाम है जाक्सा, यानी कि जापान एरो स्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी। तो याद रखिएगा, ये बातें जापान से संबंधित बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आइए बढ़ते हैं अगले करंट अफेयर पे, जहाँ पर इंडिया और न्यूज़ीलैंड न्यूज़ में है। अब हुआ क्या है कि इंडिया न्यूज़ीलैंड ने डिफेंस स्ट्रेटेजिक डायलॉग अगस्त 2025 में हुआ है। अब इसमें एमओयू साइन किया गया है, ये बिल्कुल सही जवाब है। अब इसमें मैरीटाइम सिक्योरिटी और डिफेंस ट्रेनिंग जैसे कॉपरेशन इंक्लूड है, ये भी बिल्कुल सही है। यानी न्यूज़ीलैंड ने कमांड ऑफ कंबाइंड टास्क फोर्स 150 एक्नॉलेज किया है इस डायलॉग के दौरान, ये भी बिल्कुल सही है। अब ये जो डायलॉग है वो चेयर किया गया है इंडिया के डिफेंस सेक्रेटरी के द्वारा और साथ ही साथ न्यूज़ीलैंड के फॉरेन मिनिस्टर के द्वारा नहीं किया गया है। न्यूज़ीलैंड के भी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के ऑफिशियल कैथलीन पियर्स के द्वारा किया गया है, यानी कि 1, 2, 3 इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा। आपसे सवाल सिर्फ इतना ही बनेगा कि हाल ही में बाइलैटरल कॉर्पोरेशन को स्ट्रेंथन करने के लिए डिफेंस स्ट्रेटेजिक डायलॉग किन 2 देशों के बीच में हुआ है, तो भारत और न्यूज़ीलैंड के बीच में हुआ है, बस आपको इतना याद रखना है। अब न्यूज़ीलैंड से संबंधित आपसे क्या-क्या पूछा जा सकता है, तो न्यूज़ीलैंड जस्ट ऑस्ट्रेलिया के नीचे है, आपको मालूम होना चाहिए। वहीं न्यूज़ीलैंड की राजधानी क्या है, तो वेलिंगटन यहाँ की राजधानी है। वहीं यहाँ के पीएम का नाम क्या है, तो क्रिस्टोफर लक्सन, इम्पोर्टेंट है, न्यूज़ में रहती है। वहीं न्यूज़ीलैंड भी कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क है, तो यहाँ के भी जो किंग होंगे वो कौन है, तो चार्ल्स 3 हैं। अब यहाँ का हाईएस्ट माउंटेन से सवाल कई बार बनता है, तो उसका नाम है माउंट कुक, ये बात याद रखिएगा। आइए बढ़ते हैं अपने अगले करंट अफेयर की ओर, जहाँ पर अब टीबी से संबंधित न्यूज़ है। टीबी यानी कि ट्यूबरकुलोसिस की बात की जा रही है। यहाँ पर इंडिया के स्टडी ने न्यूट्रिशन रोल पर स्टडी किया गया था इंडिया में, जिसके कारण डब्ल्यूएचओ ने ग्लोबल पॉलिसी में बदलाव कर दिया है। अब आइए हुआ क्या है, पहले इसको जान लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चंस को करेंगे। तो एक स्टडी किया गया है आईसीएमआर के द्वारा, सपोर्ट किया गया है आईसीएमआर के द्वारा और ये जो स्टडी है वो झारखंड, जामनगर और साथ ही साथ वेस्ट बंगाल में स्टडी किया गया है। अब इस स्टडी में टीबी पेशेंट को लिया गया है, साथ ही साथ उन पर न्यूट्रिशनल वैल्यू का क्या इम्पैक्ट है और साथ ही साथ उनमें मोर्टेलिटी रेट कितना कम हुआ है, इसको दर्शाया गया है। अब जो है इस स्टडी को करने के लिए रासन स्टडी कहा गया है। अब रासन एक क्लिनिकल ट्रायल है जो इंडिया में कंडक्ट किया गया, ताकि देखा जा सके कि न्यूट्रिशनल सप्लीमेंटेशन का ट्यूबरकुलोसिस पर क्या असर पड़ा है और उसका क्या आउटकम है। अब रासन का फुल फॉर्म याद कर लीजिएगा, इम्पोर्टेंट है। उसका फुल फॉर्म है रिड्यूसिंग एक्टिवेशन ऑफ द ट्यूबरकुलोसिस बाय द इम्प्रूवमेंट ऑफ न्यूट्रिशनल स्टेटस। अब झारखंड में भी किया गया, वेस्ट बंगाल में और जामनगर में, तीनों जगह पर अच्छे न्यूट्रिशन से, यानी कि अच्छे खान-पान से जो टीबी का मोर्टेलिटी रेट है और साथ ही साथ जो टीबी रोग है, उसमें कमी देखा गया है। ज़ाहिर-सी बात है, जो टीबी होता है वो इम्यून सिस्टम वीक होने के कारण जल्दी इम्पैक्ट कर जाता है ह्यूमन्स पे। तो अगर एक स्टडी की बात करें झारखंड में, तो 2800 पल्मोनरी टीबी के पेशेंट अंडर ट्रीटमेंट में थे, जहाँ पर कि ये देखा गया कि 39 से 48% टीबी केसेज़ कम हो गए हैं और साथ ही साथ कंट्रोल हुए हैं, कारण न्यूट्रिशनल सपोर्ट के कारण। वहीं 60% तक का कम हो गया है, लोअर रिस्क हो गया है, जो वेट कम होता है टीबी होने के बाद, आप देखेंगे कि वेट जो है कम होना चालू हो जाता है। साथ ही साथ खाँसी में खून वगैरह भी आते हैं, वो एक अलग बात है, लेकिन वेट काफ़ी तेज़ी से लॉस होने लगता है। तो इसी तरह की स्टडी की गई इन तीनों जगह पर। तो अब आउटकम क्या निकला? आउटकम ये निकला कि न्यूट्रिशनल वैल्यू के कारण टीबी जो है ठीक हो रहा है, यानी कि कम हो रहा है और
ऐसा क्यों डब्ल्यूएचओ कर रही है या भारत ऐसा क्यों कर रहा है? तो ज़ाहिर-सी बात है, नेशनल टीबी एलिमिनेशन प्रोग्राम जो 1997 में भारत के द्वारा जारी किया गया था, इसका लक्ष्य है कि 2025 तक टीबी को पूरी तरह से एलिमिनेट कर दिया जाए इंडिया से। अब इसको देखते हुए डब्ल्यूएचओ ने अपने ग्लोबल पॉलिसी में चेंजेस कर दिया है। अब डब्ल्यूएचओ ने तुरंत से अपडेट कर दिया अपने ग्लोबल टीबी पॉलिसी को, और वहाँ पर न्यूट्रिशन सपोर्ट को एक क्रिटिकल पार्ट बता दिया है टीबी के ट्रीटमेंट में। तो अब ये गाइडलाइंस जारी कर दी जाएगी पूरे ओवर द वर्ल्ड में, ताकि टीबी को जल्दी से जल्दी खत्म किया जा सके। अब टीबी है क्या? तो ट्यूबरकुलोसिस एक कंटीजियस डिजीज़ है। कंटीजियस का मतलब एक दूसरे से फैल सकता है, जो अफ़ेक्ट करता है लंग्स को, और ये बैक्टीरिया, और उस बैक्टीरिया का नाम है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, इससे ये फैलता है। साथ ही साथ स्नीज़ करने से या फिर थूकने से भी अगर किसी को टीबी है, और अगर वो थूक दिया, उसका थूक का जो पार्टिकल है अगर वो आपके अंदर चला गया, तो आपको भी टीबी होने की संभावना ज़्यादा हो सकती है, अगर आपका इम्यून सिस्टम कमज़ोर है तब। तो ये बात भी याद रखिएगा। टीबी ट्रीटमेंट यानी कि इसका इलाज संभव है, लेकिन ये फैटल भी है, ये भी बात याद रखेंगे। तो अब इस क्वेश्चन को करने से पहले आप एक और जानकारी ले लीजिए, डब्ल्यूएचओ जो कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है। अब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना आपको पता होनी चाहिए कि इसका फाउंडेशन कब रखा गया था, तो 7 अप्रैल 1948 को। अब 7 अप्रैल को क्या मनाया जाता है, ये भी आपको मालूम होना चाहिए। तो इसको हम वर्ल्ड हेल्थ डे के नाम से जानते हैं। अब इसके हेड कौन है? तो इसके हेड हैं टेड्रोस अडेनम गैब्रियस, जो कि इथियोपिया के रहने वाले हैं। अब डब्ल्यूएचओ का हेडक्वार्टर भी इम्पोर्टेंट है, इसका हेडक्वार्टर है जेनेवा के स्विट्ज़रलैंड में। अब वहीं अगर हम आईसीएमआर की बात करें, यानी कि इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च, इसकी स्थापना 1911 में की गई थी। अब ये आपको इम्पोर्टेंट है, याद रखना है। साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है, और इसके हेड का नाम आपको मालूम होना चाहिए, राजीव बहल साहब इनके हेड है। यानी कि राजू बहल साहब का नाम अब इम्पोर्टेंट है। ज़ाहिर-सी बात है, ये काम किसके अंदर करेगा? तो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। तो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि मिनिस्ट्री ऑफ फैमिली एंड हेल्थ केयर कौन है? मैंने कई बार आपको याद करा के रखा हुआ है। अब आइए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं इस करंट अफेयर को समझने के बाद। बोलता है कि राशन ट्रायल हुआ है टीबी और उससे संबंधित न्यूट्रिशन पर, क्या इसमें से सही है? तो इस प्रोग्राम का कहना है कि जो टीबी पेशेंट है, उन्होंने रिड्यूस किया है टीबी के इंसिडेंस को 40 से 48%, ये बिल्कुल सही जवाब है। साथ ही साथ इसने 60% रिडक्शन दिखा है मोर्टेलिटी में, ये भी बिल्कुल सही है। और नेशनल टीबी एलिमिनेशन प्रोग्राम के तहत जो निक्षय पोषण योजना है, उसमें मंथली बेनिफिट जो है ये ₹500 से लेके 2000 तक है। नहीं, ये बिल्कुल गलत है, ये ₹1000 है, ये याद रखिएगा, यानी ये गलत हो गया। अब डब्ल्यूएचओ ने अपनी पॉलिसी गाइडलाइंस को अपग्रेड कर दिया, ये बिल्कुल सही है, यानी तीसरा गलत है। 1, 2 एंड 4 इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं अपने अगले करंट अफेयर पे, जहाँ पर आरबीआई न्यूज़ में आ गया है। आरबीआई यानी कि रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसने अपना रेपो रेट को चेंज नहीं किया, 5.5% ही रखा गया है। अब इस इससे आपको सवाल क्या बनेगा, ये जान लीजिए। तो आरबीआई आपको सिखाना था कैसे काम करता है, इसलिए इस न्यूज़ को लिया गया। जहाँ पर कि सबसे पहले आप जान लीजिए कि आरबीआई की स्थापना कब हुई थी। तो आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी, यंग हिल्टन कमेटी के सिफारिश पर। अब यंग हिल्टन कमेटी 1926 में इसका फॉर्मेशन किया गया था, वहीं इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है, और इसकी स्थापना आरबीआई एक्ट 1934 के तहत किया गया था। अगर 26वें गवर्नर की बात करें तो संजय मल्होत्रा साहब हैं, वहीं डिप्टी गवर्नर में पूनम गुप्ता का नाम काफ़ी इम्पोर्टेंट है। साथ ही साथ एम राजेश्वर राव, स्वामीनाथन जानकीरमन और टी रविशंकर हैं। यानी 4 गवर्नर होते हैं, यानी 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं और 1 गवर्नर होते हैं, जिनका नाम संजय मल्होत्रा है। वहीं आपको ये भी जान लेना चाहिए कि मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी क्या है? तो देखिए, इसको 2016 में उर्जित पटेल कमिटी के रिकमेंडेशन पे बनाया गया था, जिसमें कि 6 टोटल मेंबर होते हैं, 3 भारत सरकार के मेंबर होते हैं और 3 आरबीआई के मेंबर होते हैं। इसके हेड हमेशा गवर्नर होंगे, ये बात याद रखिएगा। अब इसका काम क्या है? तो भारत में महँगाई दर को कंट्रोल करना, डिफरेंट टूल्स को यूज़ करके। अब उन्हीं टूल्स को आज हम सिखाएँगे आपको। इकोनॉमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अब भारत में जो महँगाई दर है, वो 2% से कम नहीं होना चाहिए और 6% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, यानी कि 4 प्लस माइनस 2 पर ही इन्फ्लेशन होना चाहिए भारत में। तो ये बातें थी, इतनी जो आपको याद रखनी थी स्टैटिक से संबंधित। अब आइए समझते हैं
जो की टूल्स हैं आरबीआई का जिससे वो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करता है, उनमें सबसे पहला है कैश रिज़र्व रेशियो। अब कैश रिज़र्व रेशियो क्या होता है? तो ये परसेंटेज ऑफ बैंक का टोटल डिपॉज़िट होता है, जो कि कैश में मेंटेन किया जाता है, जो आरबीआई के साथ होता है। फिर से बता दें आपको कि जो कैश रिज़र्व रेशियो है, ये बैंक का टोटल डिपॉज़िट होता है, कैश में जो आरबीआई के साथ मेंटेन किया जाता है। उसी तरह से अगर स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो की बात करें, तो ये परसेंटेज होता है, बैंक का परसेंटेज होता है नेट डिमांड और टाइम लायबिलिटीज़ का, यानी कि एनडीटीएल जो कि मेंटेन किया जाता है लिक्विड एसेट्स में, जैसे कि कैश हो गया, गोल्ड हो गया या फिर गवर्नमेंट अप्रूव्ड सिक्योरिटीज़ के साथ। अब आपको यहाँ पर एक सवाल बन जाएगा कि एनडीटीएल क्या लिखा हुआ है, यानी कि नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज़। तो देखिए ये एक ऐसा मनी है जो बैंक के पास अवेलेबल होता है लोन प्रोवाइड करने के लिए। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज़, यानी कि ऐसा मनी जो अवेलेबल होता है बैंक के पास लोन प्रोवाइड करने के लिए। तो एसएलआर भी आपको समझ में आ गया होगा। अब रेपो रेट समझिए, तो जिस रेट पर आरबीआई जो है शॉर्ट टर्म मनी को लेंड करता है कमर्शियल बैंक्स को, तो उसको हम लोग बोलते हैं रेपो रेट, और साथ में बैंक से क्या लेता है, तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ रखता है अपने पास। और ये भी एक महत्वपूर्ण टूल है जो इन्फ्लेशन कंट्रोल करने में मदद करता है। वहीं अगर रिवर्स रेपो रेट की बात करें, तो जिस पर आरबीआई बोरो करता है मनी कमर्शियल बैंक से, ताकि लिक्विडिटी को, तरलता को एब्ज़ॉर्ब किया जा सके मार्केट से। अब बैंक रेट क्या होता है? तो ये एक लॉन्ग टर्म लेंडिंग रेट होता है, जिसका आरबीआई का जो कमर्शियल बैंक को दिया जाता है बिना किसी सिक्योरिटी के। अब एमएसएफ क्या होता है, यानी कि मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी क्या होता है? तो ये एक ऐसा फैसिलिटी है जो शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक को अलाउ करता है बोरो करने के लिए ओवरनाइट फंड आरबीआई से। याद रखिएगा, ओवरनाइट फंड यानी कि रातों-रात। अब ये ऐसा तभी किया जाएगा जब सिचुएशन इमरजेंसी हो जाएगा, और साथ ही साथ ये जो बोरो करने का इस पर रेट होता है वो रेपो रेट से भी ज़्यादा होता है। अब ओपन मार्केट ऑपरेशन की बात करें, तो इसमें सेल और बाय किया जाता है गवर्नमेंट के सिक्योरिटीज़ को आरबीआई के द्वारा, ताकि मनी सप्लाई को कंट्रोल किया जा सके। अब लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी क्या है? तो एक टूल है आरबीआई के द्वारा जिससे आरबीआई मार्केट में मनी को इंजेक्ट करती है या फिर एब्ज़ॉर्ब कर लेती है, ठीक है? किसके थ्रू? रेपो रेट या फिर रिवर्स रेपो रेट ऑपरेशन के थ्रू। अब एनपीए क्या है? नॉन परफॉर्मिंग एसेट। मान लीजिए किसी ने लोन लिया और उसका इंटरेस्ट ब्याज दर उसका ओवरड्यू हो गया 90 दिन तक। 90 दिन से जैसे ऊपर जाएगा वो एनपीए के अंतर्गत आ जाता है। बेस रेट क्या होता है? तो मिनिमम इंटरेस्ट रेट, जिसके नीचे बैंक अपने कस्टमर को लोन नहीं दे सकता है, यानी कि एक मिनिमम बेस रेट होता है, उसके नीचे बैंक बिल्कुल नहीं जाएगा। ऊपर जा सकता है, नीचे नहीं जाएगा। वहीं अगर फिस्कल डेफिसिट की बात करें, तो अगर गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर यानी कि खर्चा उसकी कमाई से ज़्यादा हो जाता है, तो उसे फिस्कल डेफिसिट कहते हैं। याद रखिएगा, फिस्कल डेफिसिट में जब रेवेन्यूज़ की बात करते हैं तो उसमें बोरोइंग को इंक्लूड नहीं करते हैं। आइए बढ़ते हैं अपने अगले करंट अफेयर की ओर। तो अगला करंट अफेयर सारनाथ से संबंधित है। अब सारनाथ है कहाँ पर? तो ये वाराणसी उत्तर प्रदेश में स्थित है। तो याद रखिएगा, सारनाथ कहाँ स्थित है? तो वाराणसी उत्तर प्रदेश में है। अब भारत ने इसके लिए सबमिट किया है डोजियर। अब डोजियर क्या होता है ये भी जान लीजिए। तो डोजियर का मतलब होता है कागज़ात जिसमें पूरा डिटेल हो किसी सब्जेक्ट से संबंधित। तो ऐसा भारत ने किसको दिया है? तो यूनेस्को को दे दिया है 2025-26 नॉमिनेशन साइकिल के लिए, ताकि जो सारनाथ है उसको यूनेस्को के हेरिटेज साइट में नाम दिया जा सके। अब याद रखिएगा कि इंडिया में टोटल 44 यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट हैं, जिसमें से 36 कल्चरल हैं, 7 नेचुरल हैं और 1 मिक्स्ड है। मिक्स वाले का नाम आपसे हमेशा पूछा जाता है, जैसे कंचनजंगा नेशनल पार्क। और जो मोस्ट रीसेंट आपका इस लिस्ट में नाम है उसका है मराठा मिलिट्री लैंडस्केप्स ऑफ इंडिया, एक कल्चरल साइट है, याद रखिएगा। अब सारनाथ वही जगह है जहाँ पर गौतम बुद्ध ने डिलीवर किया था अपना पहला सरमन, जिसको भी हम धम्मचक्र प्रवर्तन भी बोलते हैं। तो याद रखिएगा इसको भी। अब यूनेस्को न्यूज़ में है, तो उससे पहले आप जान लीजिए कि आपने हेरिटेज साइट्स तो जान लिया, लेकिन इनटेंजिबल जो पीछे वाला था वो टेंजिबल था, यानी जिसको भी आप छू सकते हैं। अब इनटेंजिबल भी होते हैं यूनेस्को में, तो वो कितने हैं? तो टोटल 15 हैं भारत में। 15 का नाम दिया हुआ है, लेकिन आपको केवल नाम याद रखना है। जो 15वां है वो है गरबा, बस याद रखना है आपको गरबा का नाम। उसी तरह यूनेस्को का फुल फॉर्म आपसे एग्जाम में पूछा जाता है, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन है।
एक स्पेशलाइज़ एजेंसी है यूनाइटेड नेशन की जो प्रमोट करता है वर्ल्ड पीस और सिक्योरिटी को इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन के थ्रू एजुकेशन, आर्ट और साइंस और कल्चर में काम लगाकर। अब यूनेस्को की स्थापना 16 नवंबर 1945 को हुआ था, वहीं इसका हेडक्वार्टर फ्रांस के पेरिस में है। यहाँ के डीजी का नाम काफ़ी इम्पोर्टेंट है, उनका नाम है आंड्रे अजोले। आइए बढ़ते हैं अगले न्यूज़ पर, जहाँ पर नागालैंड न्यूज़ में आ गया। अब नागालैंड क्यों न्यूज़ में आ गया है, तो एशियन जायंट टॉर्टॉइस को दोबारा से मेनलैंड एशिया में रीइंट्रोड्यूस किया गया है। और अगर भारत के पर्सपेक्टिव से बात करें तो जेलियांग कम्युनिटी रिजर्व जो नागालैंड में स्थित है, वहाँ पर इसको दोबारा से रीइंट्रोड्यूस कराया जा रहा है। ज़ाहिर-सी बात है, अगर किसी भी जीव या जंतु को अगर किसी पार्क में या फिर रिज़र्व में रीइंट्रोड्यूस कराया जा रहा है, मतलब वहाँ का इकोलॉजिकल साइकिल खराब हो चुका है, तो दोबारा से उसको मेंटेन किया जा सके, इसलिए इस तरह के प्रोग्राम को इंट्रोड्यूस किया जाता है। तो एशियन जायंट टॉर्टॉइस, अब इसको आईयूसीएन के द्वारा क्रिटिकली इंडेंजर्ड लिस्ट में रखा गया है। अब इसको स्मॉल एलिफेंट ऑफ द फॉरेस्ट भी कहा जाता है, अपने इकोलॉजिकल रोल के लिए। आपको बता दें कि नागालैंड इम्पोर्टेंट है इंडिया के पर्सपेक्टिव से, और कहाँ-कहाँ इसे भेजा गया है, तो अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, असम, साथ ही साथ म्यांमार, थाईलैंड, मलेशिया, बांग्लादेश और इंडोनेशिया में भी भेजा गया है। तो अब रीइंट्रोड्यूस करने के लिए, तो अब जान लीजिए कि आईयूसीएन न्यूज़ में आ गया है। तो आईयूसीएन का फुल फॉर्म मैंने आपको कई बार बता रखा है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। अब इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो ये है ग्लैंड, स्विट्ज़रलैंड में। ये भी बात याद रखिएगा, काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ग्लैंड, स्विट्ज़रलैंड में। वहीं अगर इसके फाउंडेशन की बात करें तो 1948 डेट याद रखना है। अब इसके आगे बढ़े तो इसके सीईओ हैं ब्रूनो जी, तो ब्रूनो ओबरली इनका नाम है, आपको याद रखना है इनके सीईओ का नाम, इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से। वहीं अगर फाउंडर की बात करें तो कई बार आपसे जूलियन के बारे में सवाल पूछा गया है कि जूलियन हक्सली कौन है? तो जूलियन हक्सली आईयूसीएन के फाउंडर है, ये बात याद रखिएगा। अब बढ़ते हैं आगे। अब नागालैंड भी न्यूज़ में है, तो नागालैंड के सीएम का नाम आपको नेफ्यू रियो याद रखना है। इनका नाम क्या है? नेफ्यू रियो इनका नाम है। वहीं अगर नागालैंड के गवर्नर की बात करें तो ला गणेशन साहब हैं। ला गणेशन साहब का नाम भी अब याद रखिएगा। ये क्या है? ये गवर्नर है और ये क्या है? सीएम है। तो नागालैंड से संबंधित इतनी बातें आपको बिल्कुल याद रखनी है। बढ़ते हैं अपने अगले करंट अफेयर पे, जहाँ पर इंडियन आर्मी न्यूज़ में आ गया है। तो आर्मी चीफ, नाम मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, जनरल उपेंद्र द्विवेदी मैंने याद करा के रखा हुआ है। इन्होंने इनॉग्रेट किया है अग्निशोध। आपसे पूछा जाएगा कि इंडियन आर्मी ने हाल ही में आईआईटी मद्रास के साथ रिसर्च सेल को या फिर इंडियन आर्मी में टेक्नोलॉजी को बूस्ट करने के लिए कौन-सा प्रोग्राम लॉन्च किया है, तो अग्निशोध याद रखिएगा। किसके द्वारा? तो जनरल उपेंद्र द्विवेदी के द्वारा, जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं, याद रखिएगा। इम्पोर्टेंट है आईआईटी मद्रास और इंडियन आर्मी। आइए बढ़ते हैं अपने अगले करंट अफेयर की ओर। तो अगला करंट अफेयर संबंधित है आपका पैन अमेरिका हॉकी कप 2025। आपसे पूछा जाएगा कि किसने खिताब जीता है? तो याद रखना है आपको, अर्जेंटीना ने जीता है। और अर्जेंटीना ने मेंस में भी जीता है और वुमेन्स में भी इस खिताब को जीत लिया है। कैसा है? तो हॉकी कप है। अब मेंस और वुमेन्स हराया किसको है? तो यूएसए को दोनों जगह हराया गया है। यानी कि यहाँ पर इनको गोल्ड मिला है, तो यूएसए को दोनों जगह क्या मिला है? सिल्वर मिला है। ये बात याद रखिएगा। आइए अपने अगले करंट अफेयर को देखें, जहाँ पर श्योक विलेज याद रखिएगा। अब इस विलेज का नाम इम्पोर्टेंट हो गया है। श्योक विलेज जो कि लद्दाख में स्थित है, ये क्रिएट करेगा पहला बॉटेनिकल गार्डन कंजर्वेशन के लिए। अब ये ईस्टर्न लद्दाख में सिचुएटेड है श्योक विलेज। अब लद्दाख याद रखिएगा यूटी है, स्टेट नहीं बल्कि एक यूटी है। और ये 10 हेक्टेयर में पूरा फैला रहेगा। आप याद रखिए, अगर आप इसको पहले की तस्वीर को देखिए तो ये बिल्कुल बैरन है, यानी कि बंजर है, और बाद में देखिए इसको किस तरह का कर दिया गया है। तो यानी कि ये पहला हो गया है श्योक विलेज लद्दाख का, जो बॉटेनिकल गार्डन में अब इसका यूज़ किया जाएगा। अब बॉटेनिकल गार्डन का यूज़ किस लिए किया जाता है? तो कंज़र्वेशन करने के लिए, जहाँ पर फ्रूट, मेडिसिनल प्लांट्स, फ्लोरा और फौना को कंज़र्व किया जाएगा। यानी कि पेड़-पौधे जहाँ पर मेडिसिनल प्लांट्स होंगे, फ्रूट्स होंगे, यानी अलग-अलग वैराइटीज़ के होंगे। अब लद्दाख की बात करें तो लद्दाख के आपको लेफ्टिनेंट गवर्नर का नाम याद रखना है। अब कुछ ही दिन पहले चूँकि इनको बनाया गया है, तो इनका नाम इम्पोर्टेंट हो जाता है। अब इनका नाम है कविंदर गुप्ता। ये मैंने आपको याद करवा दिया है, तो कविंदर गुप्ता जी का नाम याद रखिएगा। वहीं अगर लद्दाख की बात करें तो लद्दाख के जो
पार्क है, यानी यहाँ पर एक ही नेशनल पार्क है जिसका नाम है हेमिस नेशनल पार्क। तो ये थी 7 अगस्त के करंट अफ़ेयर जो आपके आने वाले प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जा सकता है। तो आज के लिए इतने ही, धन्यवाद।